मैं राजेंद्र कुमार सिंह सहआचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर अमेरिकी संविधान का विकास, महत्व, विशेषताएं विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सामान्य पृष्ठभूमि, फिर चर्चा करेंगे हम अमेरिका के संविधान के विकास के प्रमुख चरण, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का महत्व, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, अमेरिकी संविधान के स्रोत, अमेरिकी संविधान में संशोधन प्रक्रिया। सामान्य पृष्ठभूमि की हम चर्चा करते हैं। अमेरिकी संविधान के विकास पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक जीवन की परंपराओं तथा आर्थिक राजनीतिक तत्वों का गंभीर प्रभाव पड़ा। लॉर्ड राइस के शब्दों में, प्रत्येक देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा परंपरागत संस्थाओं का प्रभाव किसी राष्ट्र की राजनीतिक विकास पर ऐसा पड़ता है कि जिससे उसकी शासन व्यवस्था का निराला ही रूप बन जाता है। अमेरिका का संवैधानिक विकास भी इसका अपवाद नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 36,15,211 वर्ग मील है। भौगोलिक दृष्टि से इसकी स्थिति अनूठी है। उसके पास बड़ा समुद्र तट है, प्राकृतिक साधनों के अपूर्व भंडार है, खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर है, सोने की खानें हैं तथा उसे लोगों के भरण पोषण की अधिक चिंता नहीं है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे विश्व के अन्य देशों से अलग करती है। इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं क्रमशः अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर है। उत्तर में कनाडा, दक्षिण में मैक्सिको जैसे दुर्बल राज्य है। इसी भौगोलिक विशिष्टता के कारण बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से अमेरिका सदैव सुरक्षित रहा है। वहाँ के लोग निश्चित होकर राजनीतिक जीवन में रुचि लेते रहे हैं। इस प्रकार अमेरिकी लोकतंत्र के विकास में भौगोलिक स्थिति का पर्याप्त सहयोग रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से भी अमेरिका एक विशाल देश है। इस राजनीति में अमेरिका के महत्व का कारण उसकी जनशक्ति भी है। प्रारंभ में उसकी जनसंख्या का अधिकांश भाग इंग्लैंड से आए हुए लोगों का था। इन लोगों के प्रभाव के कारण ही अनेक उपनिवेशों में अंग्रेजी ढंग की शासन व्यवस्था स्थापित हुई। सामाजिक दृष्टि से अमेरिका विविध यूरोपीय नस्लों, भाषाओं और संप्रदायों के लोगों का देश कहा जा सकता है। इसका प्रभाव यह हुआ कि प्रारंभ में वहाँ सामाजिक प्रतिस्पर्धा और तनाव रहा। इससे विभिन्न उपनिवेशों में शासन का विकास भी भिन्न भिन्न ढंग से हुआ तथा रॉयल प्रोप्राइटरी कार्टर आदि विविध प्रकार के शासन के स्तर के उपनिवेश अस्तित्व में आए। कालांतर में यह विविधता एकता में परिवर्तित हो गई और संघीय संविधान का निर्माण किया गया। भौतिक और शैक्षणिक दृष्टि से अमेरिकी लोगों का जीवन स्तर पर्याप्त रूप से उन्नत रहा। अधिकांश लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न रहे। निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग का जीवन स्तर भी घटिया नहीं रहा। भौतिक और तकनीकी स्तर की विविधता के कारण भी अमेरिकी संविधान का सुगम विकास हो पाया। इस प्रकार विदेशी आक्रमणों से अमेरिका सदा सुरक्षित रहा। प्राकृतिक साधनों की प्रखरता से अधिक आर्थिक समृद्धि आई तथा विशाल जलस्रोतों के कारण खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर देश बन पाया। इससे राजनीतिक स्थिरता आई और शासन विधान का प्रभात गति से विकास होता गया। ब्राइस पैटर्सन ने लिखा है, हमारी जन सरकार पिछली 2 शताब्दियों के विभिन्न प्रयोगों का परिणाम है जो मानव के वैभव और उसके विकास में विश्वास करती है। अमेरिकी संविधान के विकास के प्रमुख कारण अमेरिका के वर्तमान संविधान का समुचित अध्ययन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ही किया जा सकता है। इसके संवैधानिक विकास को 4 भागों में बांटा जा सकता है। औपनिवेशीकरण, उपनिवेशों की स्वतंत्रता, राज्यमंडल, नए संविधान का निर्माण। उपनिवेशीकरण, सन 1492 में कोलंबस ने अमेरिका के पश्चिमी तट का अन्वेषण किया। उन दिनों वहाँ भारतीय आदिम जातियों का निवास था। इंग्लैंड और यूरोप के देशों के लोग वहाँ जाकर बसने लगे, अलग अलग उपनिवेशों का निर्माण करने लगे। यूरोप से लोगों के निर्गमन के 2 मुख्य कारण थे। एक तो आर्थिक संकट था, उनके मन में आर्थिक संपन्नता की लालसा थी। दूसरा कारण, उस समय अनेक यूरोपीय देशों में धार्मिक अत्याचार होते थे। चार्ल्स प्रथम के समय में धार्मिक अत्याचार बहुत बढ़ गए थे।
बहुत से प्यूरिटन लोग अमेरिका चले गए। 1690 में अमेरिका की जनसंख्या 2.5 लाख से बढ़कर 1725 में लगभग 25 लाख हो गई। अमेरिका में एक नए वर्णसंकर संस्कृति का उदय हुआ। अमेरिकी कई संस्कृतियों का संगम स्थल बन गया। यूरोप के विभिन्न देशों के लोग अपने साथ अपनी अपनी भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति तथा परंपरा में ले गए। इससे इंग्लैंड और यूरोप की संस्कृति का मेल हुआ, किंतु ये मेल इतना घनिष्ठ नहीं हो पाया। आज भी अमेरिका में वर्ग व जाति भेद विद्यमान है। इंग्लैंड और यूरोप में आए हुए लोग व्यवस्थापित है तथा उनकी ये धारणा है कि इंग्लैंड की मात्र सरकार से उपनिवेशों की स्थापना के लिए आज्ञा प्राप्त की जाए। सम्राट ने उन्हें उपनिवेश स्थापित करने के लिए प्रपत्रों के रूप में विधिवत आज्ञा प्रदान की। इससे अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना का दौर चला। इस आधार पर स्थापित उपनिवेशों के 3 वर्ग हैं: अधिकार पत्र प्राप्त उपनिवेश, स्वामी प्रधान उपनिवेश, शाही उपनिवेश। अधिकार प्राप्त उपनिवेश वे उपनिवेश अधिकार प्राप्त कंपनियों के द्वारा बसाए गए ये ब्रिटिश शासन के नियंत्रण थे। वे मात्र देश की विधियों के प्रतिकूल विधि निर्माण नहीं कर सकते थे। प्रतिवर्ष इनके गवर्नर का निर्वाचन होता था। सम्राट औपचारिक स्वीकृति प्रदान करता था। व्यवस्थापिका के द्वारा शब्दों का वार्षिक निर्वाचन होता था। रोड मैप और कनेक्टिकट इस वर्ग के उपनिवेश थे। रोड द्वीप और कनेक्टिकट इस वर्ग के उपनिवेश थे। नंबर 2, स्वामी प्रधान उपनिवेश। स्वामी प्रधान उपनिवेश में स्वामी गवर्नरों की नियुक्ति करते थे। उनकी नियुक्ति का अनुमोदन सम्राट द्वारा किया जाता था। गवर्नर को विधायिका के कार्यों पर वीटो का अधिकार था। नंबर 3, शाही उपनिवेश। शाही उपनिवेश में संख्या सर्वाधिक थी। ये उपनिवेश मूलतः ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण में थे। सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर की नियुक्ति होती थी। उसकी सहायता के लिए एक परिषद रहती थी जिसका निर्वाचन होता था। उसके द्वारा निर्मित विधियों की अंतिम स्वीकृति क्राउन से मिलती थी। उपनिवेशों की स्वतंत्रता। विभिन्न प्रकार के उपनिवेशों पर इंग्लैंड का नाम मात्र का आधिपत्य था, किंतु धीरे धीरे उपनिवेशों में पूर्ण स्वतंत्रता पर आधारित पूर्ण स्वशासन की इच्छा प्रबल होने लगी तथा इंग्लैंड का नाम मात्र का आधिपत्य के खटकने लगा। उपनिवेशों को ब्रिटिश संसद हस्तक्षेप मान्य नहीं था। जब ब्रिटिश संसद ने उपनिवेशों पर नए कर लगाए, व्यापार और प्रशासन संबंधी कठोर नियम बनाए, तो उपनिवेशों में तीव्र रोष व्याप्त हो गया। उपनिवेशों का कहना था कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं लगाना चाहिए। सन 1765 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने मुद्रक अधिनियम पारित किया। इससे उपनिवेशों में गंभीर प्रतिक्रिया हुई। जॉन एडम्स, जेफरसन आदि राष्ट्रवादियों ने मानव स्वतंत्रता, शासितों की इच्छाओं का दर्पण आदि सिद्धांतों का प्रचार किया। सन 1773 के चाय अधिनियम तथा 1774 के मैसाचुसेट्स शासन अधिनियम पारित होने पर उपनिवेशों में ज्वाला धधक उठी। स्वाधीनता की भावना को मूर्त रूप देने के लिए पत्र व्यवहार समितियों का गठन किया गया। इन्हीं समितियों के द्वारा उपनिवेशों का संयुक्त गढ़ तैयार किया गया। इन समितियों ने महाद्वीप में कांग्रेस को चुना, इसके निर्णय को लागू किया। इस कारण इन्हें विद्रोह का साधन कहा जाता है। मैसाचुसेट्स के निवासियों के फलस्वरूप 1774 ईस्वी में 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन फिलाडेल्फिया नगर में हुआ, जिसे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कहा गया है। इस कांग्रेस ने दमनकारी कानूनों का विरोध किया, विदेशी माल के बहिष्कार का आह्वान किया। 10 मई 1775 में फिलाडेल्फिया में दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस हुई, जिसमें इंग्लैंड से युद्ध का प्रस्ताव पेश किया तथा जॉर्ज वाशिंगटन को सर्वोच्च सेनापति नियुक्त कर दिया गया। द्वितीय कांग्रेस में जॉर्जिया के शामिल होने से इस बार कुल राष्ट्रों की संख्या 13 हो गई। यह कांग्रेस मार्च 1781 ईस्वी तक संयुक्त उपनिवेशों की सरकार के आधिकारिक अंग के रूप में कार्य करती रही। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में उपनिवेश अपनी स्वाधीनता के लिए लड़े। 4 जुलाई 1776 को उनकी ओर से उद्घोषणा की गई, जिसे स्वतंत्रता की उद्घोषणा कहा जाता है। सन 1775 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने घोषणा की कि उपनिवेशों ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटेन अमेरिकी उपनिवेशों में 6 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। 19 अक्टूबर 1781 को उपनिवेशों को विजय और ब्रिटिश सेनापति की पराजय हुई। लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने त्याग पत्र दे दिया तथा जॉर्ज तृतीय ने नवीन सरकार बनाई, जिसने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। राज्यमंडल। इंग्लैंड की विरुद्ध स्वतंत्रता के सक्रिय प्रयास हेतु
विभिन्न राज्यों के मध्य तालमेल एवं समन्वय होना अनिवार्य था। परिणाम स्वरूप सन 1774 में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस नामक एक संस्था की स्थापना की गई। यद्यपि इनकी शक्तियों का कोई वैधानिक आधार नहीं था। 12 जून 1776 को प्रत्येक उपनिवेश से एक सदस्य लेकर एक नई समिति का निर्माण किया गया, जिसने एक ऐसे राज्यमंडल के संविधान पर विचार किया जिसके अंतर्गत एक होकर सभी उपनिवेश स्वतंत्रता संग्राम चला सके। नवंबर 1777 में महाद्वीपीय कांग्रेस ने राज्यमंडल स्थायी संघ की निर्माण संबंधी धाराओं को स्वीकार कर लिया। 1781 में राज्यों को इसकी पुष्टि कर दी। इस प्रकार अमेरिका के संयुक्त राज्यों के प्रथम लिखित संविधान का निर्माण हुआ। राज्य मंडल संविधान की धाराओं के अनुसार सब राज्य एक हुए और तथा पारंपरिक सौहार्द के बंधन में बंध गए। फिर भी प्रत्येक राज्य ने अपनी प्रभुसत्ता व स्वाधीनता को बनाए रखा। राज्य मंडल संविधान की प्रथम धारा के अनुसार संघ का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका रखा गया। उन शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों व अधिकारों को छोड़कर जिन्हें राज्य मंडल को सौंपे गए थे, सब शक्तियाँ और अधिकार राज्यों को प्राप्त रहते थे। राज्य मंडल को युद्ध की घोषणा करने, संधि करने, दौत्य संबंधों की स्थापना करने, मुद्रा जारी करने, ऋण लेने, समुद्री सेना बनाने, डाक खाने की व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त था। फिर भी राज्य मंडल की सरकार को कर लगाने, विविध राज्यों के बीच व्यापार का नियंत्रण करने का अधिकार नहीं था। राज्य मंडल में केंद्रीय कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रावधान नहीं था। राज्य मंडल की यह व्यवस्था एक ढीले ढाले शिथिल संघ के समतुल्य थी। राज्य मंडल संविधान की धाराएं बालू रस्सी के समान थी, इससे उसकी एकता प्राप्त नहीं हो रही थी। राज्य मंडल की गति पर प्रमुख दुर्बलताएं इस प्रकार थी। राज्यों को कर लगाने का अधिकार नहीं था। राज्यों ने केंद्र को अपेक्षित आर्थिक सहायता नहीं दी। बाह्य और अंतर्राज्यीय व्यापार के विषय में प्रत्येक राज्य अपने को एक अलग राष्ट्र समझता था। अनेक राज्यों ने बाह्य देशों से अलग अलग बातचीत करना प्रारंभ कर दिया। प्रत्येक राज्य अपना प्रशासन अपने राज्य के हितों की साधना की दृष्टि से चलाता था। सभी राज्य अपने को अपने में स्वतंत्र राष्ट्र समझते थे तथा राज्य मंडल की सत्ता का अस्तित्व प्राय अज्ञात सा हो गया था। इस प्रकार राज्यों के बीच ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष, प्रतिशोध की भावना बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में राज्यमंडल की कांग्रेस ने सन 1786 में प्रस्ताव पारित करके कहा कि अब एक ऐसी संकटपूर्ण स्थिति आ गई जबकि संयुक्त राज्य के नागरिक लोगों के लिए यह निश्चय करना आवश्यक है कि वे या तो राज्यमंडल के शासन को उन्हीं के द्वारा उन्हीं के हित के लिए स्थापित किया गया है सशक्त बनाएं अथवा उसके अस्तित्व को मिटा देने के लिए प्रस्तुत हो जाए। नए संविधान का निर्माण। राज्यमंडल में केंद्रीय सरकार की दुर्बल स्थिति के कारण राज्य उसकी अवहेलना करने लगे। ऐसी स्थिति आ गई कि राज्यों में ग्रेड छिड़ने का भय उत्पन्न हो गया। इसके फलस्वरूप केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए आवाज़ उठी। वाशिंगटन, हैमिल्टन और मैडिसन ने केंद्र को राज्यों से कम शक्तिशाली नहीं होना चाहिए कहा। जॉर्ज वाशिंगटन के शब्दों में, एक राष्ट्र के रूप में हम अधिक दिनों तक तब तक जीवित नहीं रह सकते जब तक किसी स्थान पर हम एक ऐसी सत्ता की स्थापना न करें जो उतनी ही शक्ति के साथ संपूर्ण संघ की कार्य करे जितनी शक्ति के साथ राज्यों की सरकारें विविध राज्यों में कार्य करती है। हैमिल्टन और मैडिसन के प्रयासों के फलस्वरूप सभी राज्य इस बात पर सहमत हो गए कि फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाया जाए। रोड द्वीप को छोड़कर सभी राज्यों ने अपने अपने प्रतिनिधियों को फिलाडेल्फिया में भेजा। 14 मई 1787 में सम्मेलन शुरू हुआ जिसमें केवल 53 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जॉर्ज वाशिंगटन ने सम्मेलन का सभापतित्व किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्यमंडल के अनुच्छेदों को दोहराना, उनके संशोधनों का सुझाव देना, केंद्र सरकार की शक्ति में वृद्धि करना इस सम्मेलन का विशिष्ट उद्देश्य था। सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों में जॉर्ज वाशिंगटन, मैडिसन, हैमिल्टन, एडमंड बेंजामिन रैडॉल्फ, जेम्स विल्सन आदि प्रमुख थे। जेफरसन इसे देवपुत्रों की सभा कहकर संबोधित किया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सामने सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि इसमें देश के विभिन्न विरोधी हितों का प्रतिनिधित्व था, अतः विरोधी हितों का समन्वय करके संविधान का निर्माण करना एक समस्या बन गई। सम्मेलन में विचार विमर्श से स्पष्ट हो गया कि राज्यमंडल के ढांचे के संशोधन से कार्य नहीं चलेगा तथा पूर्णतः नए संविधान का निर्माण आवश्यक है। नए संविधान में स्वशासित राज्यों की शक्ति व शक्तिशाली केंद्र की शक्ति का उचित समन्वय होना आवश्यक है। 17 सितंबर 1787 को अमेरिका के संयुक्त राज्यों के लिए नए संविधान के स्वरूप का निश्चय हुआ। सम्मेलन ने यह भी तय किया कि
नए संविधान को लागू किए जाने के लिए आवश्यक होगा कि 13 में से कम 9 राज्यों के विधानमंडलों से अलग अलग स्वीकार करें। जिस उत्साह से संविधान बनाया गया उतने उत्साह से राज्यों द्वारा उसका पुष्टिकरण नहीं हुआ। संविधान के कतिपय अंशों को लेकर राज्यों में गंभीर मतभेद चल पड़ा। ऐसा टक लेने का देश 2 दलों में विभक्त हो गया है। एक दल उन लोगों का था जो संघ विरोधी थे, दूसरा दल उन लोगों का जो संघ के समर्थक थे। अंत में संघ के समर्थकों ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि संविधान में अधिकार पत्र की व्यवस्था होना आवश्यक है कि जून 1788 के दिन संविधान 9 राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमित हो गया। 4 मार्च 1789 को नया संविधान प्रवर्तन में आ गया। आज भी अमेरिका में ही संविधान प्रवर्तन में राज्यों की संख्या 13 से बढ़कर 50 होगी, तब भी ये संविधान सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।